चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। स्वागत करते हैं आज क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज क्लास। मुझे उम्मीद है आपको समझ में जरूर आएगी। जीव विज्ञान का आज बायोमोलिक्यूल वाला टॉपिक है और आज हम इसे पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार। उम्मीद है मजा तो आना ही होगा। चलो, जैव अणु, बेहतरीन चैप्टर, बेहतरीन बातें और इसके बारे में सारी बातें हम आज करने वाले हैं। ठीक है, देखो यार, सबसे पहली चीज तो ये है ना कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यार ये बड़ा जरूरी सा चैप्टर हो जाता है। कारण ये है कि बच्चों को जनरली ना ये बड़ा टफ सा लगता है। बच्चों को लगता है कि यार ये छोड़ छाड़ देते हैं, पढ़ते हैं नहीं और छोड़ के चले जाएंगे, इसके ऊपर बन जाएगा। तो मसला कुछ ऐसा है बेटा कि ये एक नहीं, तुम दो चैप्टर पढ़ लो, समझ रहे हो, दो चैप्टर पढ़ रहे हो। अगर तुम इसे पढ़ लिए, समझ रहे, तुम्हारे केमिस्ट्री वाला जो बायोमोलिक्यूल है ना, दो चैप्टर कुल मिला के बनते हैं और दोनों से कुल मिला के 4 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सोचो कि अगर तुम्हारे से एग्जाम में 6 क्वेश्चन आ रहे हो किसी चैप्टर के, तो क्या उसे छोड़ के जाना लाजमी है? कतई नहीं। तो इसलिए इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो याद रखना, ये जो चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु जिसे हम कहते हैं, यह जैव अणु जो है यह मतलब लगभग समझ लो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, है ना। अब ये 3 से 4 क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाने वाले हैं, ये क्या क्या पूछे जाते हैं, बड़ा आसान सा टॉपिक आता है इसमें। मतलब पूरे चैप्टर में अगर हम देखें क्या क्या पढ़ाया जाना है तो पहले हम उसको जान लेते हैं। तो पूरा चैप्टर जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, सबसे पहले तो ये आता है यार कि मतलब क्या बोलना चाहिए कि हम जब पता लगाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले जैव अणु पढ़ना होता है। तो जैव अणु ना खासकर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट होता है अम्ल में घुलनशील। पहला पार्ट आता है अम्ल में घुलनशील। तो पहला पार्ट तो यही हो जाएगा हमारा अणु। ठीक है, कुछ ऐसे अणु हैं जो अम्ल में घुलनशील हैं। फिर दूसरा वर्ड आ जाता है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अम्ल में अघुलनशील। ठीक है, तो कुछ ऐसे पदार्थ, अब ये अम्ल में घुलनशील अघुलनशील क्या है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। घुलनशील और अघुलनशील अणु, कुछ अणु ऐसे हैं जो अम्ल में घुलनशील होते हैं, कुछ अणु अम्ल में अघुलनशील होते हैं। इनके बारे में हमको पढ़ना होता है। फिर इसके अलावा हमें कई हद तक कुछ टॉपिक पढ़ना होता है जिसे अपन कहते हैं प्राथमिक उपापचयी पदार्थ। ठीक है, उपापचयी एवं द्वितीयक उपापचयी पदार्थ। द्वितीयक उपापचयी पदार्थ है ना, मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये 2 तरीके से चीजें आती हैं और ये होते हैं एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ये इन सब चीज पढ़ने के बाद फिर अब हम अणुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो फिर चौथे नंबर में फिर हम लोग पढ़ेंगे अमीनो अम्ल के बारे में। ठीक है, अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, अमीनो अम्ल पढ़ेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज मतलब वो भी ग्लूकोज में कौन कौन पढ़ने वाले हैं? मोनोसैकेराइड, है ना, मोनोसैकेराइड। उसके बाद डाइसैकेराइड, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद 6वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे वसा। वसा को भी देखेंगे कि वसा क्या होता है। वसा के बाद फिर हमारे पास में 7वें नंबर पे हम पढ़ने वाले होते हैं प्रोटीन, है ना, प्रोटीन। 8वें नंबर पे प्रोटीन के बाद फिर हम पढ़ते हैं, प्रोटीन पढ़ लिए, प्रोटीन के बाद हम पढ़ेंगे यहां पर मतलब पॉलीसैकेराइड, बहुशर्करा, है ना। तो ये पूरा चैप्टर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बहुत ध्यान से बस सुनते बस चलना, समझ में आ जाएगा। फिर 8 के बाद 9वें नंबर पे लास्ट में फिर कुछ जो बचता है टॉपिक, उसमें पढ़ाया जाता है तुम्हें एंजाइम, है ना। तो एंजाइम आदि फिर हमको पढ़ना होगा। तो कुल मिला के ये 8-9 टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और उन्हीं चीजों को बार बार समझना है। अभी चैप्टर तुम्हें समझ में कैसे आएगा यार, मतलब कि कैसे, ये चैप्टर में है क्या चीज? कुछ नहीं है, हर चीज का अपना एक उपयोग है। केमिस्ट्री है पूरा, और उस केमिस्ट्री का उपयोग कर करके हमें यह समझना है कि वो पदार्थ कौन से हैं, कहां से आते हैं, उन पदार्थों का क्या क्या काम है, क्या उपयोग होता है उन पदार्थों का, यही चीज हमको समझनी है। पदार्थ हमें कैसे मिलते हैं, उन पदार्थों का कहां से प्राप्त हुआ, किससे मिलकर बना, क्या काम आएगा, क्या बनाता है, कहां कहां उपयोग करते हैं, ये सब कुछ इसी में पढ़ना है। कौन किस प्रकृति का है, कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, किसके पास पॉजिटिव आयन, किसके पास नेगेटिव आयन,
यही सब चीजें पूरे चैप्टर में आती हैं। तो हम इसी तरीके से लाइन से ऐसे पढ़ते चलेंगे कि कहीं पर अम्ल में घुलनशील पदार्थ, फिर अघुलनशील पदार्थ, फिर प्राथमिक उपापचय, द्वितीयक उपापचय, भूलना नहीं। और खासकर मेरे हिसाब से तो ये लगता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। बाकी सब समझ लो, आसान भी है। ये तीन चीज जो बच्चा पढ़ लिया वो सबसे बड़ी चीज है। कौन वृहद अणु है, कौन सूक्ष्म अणु है, यही ये चैप्टर की जान है पूरा। फिर हम अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, इकाइयों के बारे में कि अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, राइबोज। फिर उसके बाद फैटी एसिड, छोटे छोटे पदार्थों के बारे में, है ना, एकलक के बारे में। फिर ये बहुलक हो जाते हैं, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, ये सब बहुलक हैं। जब बहुलक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर प्रोटीन से बने हुए एंजाइम्स। तो जीरो से लेकर टॉप तक ऐसे चैप्टर ऐसे आप बढ़ता चला जाएगा और हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो टॉपिक है हम शुरुआत कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि ठीक है यार, हम पढ़ने वाले हैं जैव अणु, हम पढ़ने वाले हैं जैव अणु, और हमें देखना है कि इस जैव अणु में क्या क्या हो सकता है। अगर हम इस जैव अणु को देखें तो जैव अणु को पहले से पहले ना साइंटिस्ट लोग ऐसा क्या करते हैं, कुछ बहुत बड़े साइंटिस्ट आए, उनमें से एक खासकर एक ना राव साहब थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उन्होंने क्या किया कि कहा, एक बेसिक क्लास बताई, एक कुछ बेसिक बताया और बेसिक कंपैरिजन कर दिया। ये बेसिक क्या कर दिया, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तो अब सभी समझते हैं कि कंपैरिजन मतलब क्या होता है, मतलब तुलना कर दी, तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक अध्ययन कर दिया दो चीजों के बीच में। सबसे पहला तो एक पॉइंट आ गया भूपरपटी में, ठीक है, भूपरपटी में, और दूसरा पदार्थ आ गया मतलब मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की कोशिका, मनुष्य की कोशिका, लिविंग सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका को उठाया, या फिर हम देखें डायरेक्टली कि हम कोई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लें कि कोई भी जिंदा को जीव है, हम उसकी बात कर लेते हैं कि इनके बीच में हमने कंपैरिजन किया। तो भूपरपटी यानी अर्थ क्रस्ट, इन दोनों पे जब कंपैरिजन किया गया तो हम ये देखें कि भूपरपटी में और मनुष्य की कोशिका में बहुत सारे समान प्रकार के रसायन है। दोनों में देखा गया कि इन दोनों में पता चलता है कि दोनों में, ये पॉइंट ऐसे लिखना है ना, दोनों में समान प्रकार के रसायन हैं। क्या बोला मैंने, समान प्रकार के रसायन है। तो जब दोनों में समान प्रकार के रसायन है, समान प्रकार के मतलब केमिकल, सिमिलर केमिकल, मतलब आप एकदम अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो एक लाइन में पॉइंट आता है, दे हैव सिमिलर केमिकल। अगर देखा जाए कि केमिकल अगर समान है तो सिमिलर केमिकल है। बट यहां पर एक बात निकल कर आती है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा जी की बट उनका प्रतिशत, बट उनका प्रतिशत जो है ना, बट इनका प्रतिशत, उनका प्रतिशत संगठन, मतलब जो भी कह सकते हैं संगठन अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। पहले तो ये समझ लिया कि होता क्या है, जैव अणु है क्या चीज, मतलब ये हमको पढ़ना होता है। तो उनका संगठन अलग अलग होता है, लेकिन अगर देखा जाए कि ओवरऑल पदार्थ देखा जाए तो वो समान है, हम में भी और उन भूपरपटी में भी। अब देखो यार, पढ़ना चाहिए तो अब इसे रट्टा पूरा मारना है नहीं, तो जितनी काम की चीज है वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कुछ खास कर परसेंटेज नहीं याद रखना है, एनसीईआरटी ने उसका फ्लो चार्ट बना रखा है, मैं उसका फ्लो चार्ट का डायग्राम भी तुम्हें दिखा दूंगा। इस चैप्टर में ना डब्बा बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में जहां जहां से बॉक्स बने हो ना, उन बॉक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले पढ़ा दूंगा और बता दूंगा क्या पूछेगा, लेकिन एक बार एनसीईआरटी के वो डब्बे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तो वो भी पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है, ताकि एनसीईआरटी के कुछ शब्द जो है ना वो भी मैं तुम्हें डाल दूंगा यहाँ पर आज। मतलब पहले मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर एनसीईआरटी की डायग्राम डाल दूंगा, एनसीईआरटी की कहानियां डाल दूंगा, हो सकता है थ्योरी भी डाल दूंगा आपको, ताकि यार इन शब्दों का मतलब समझ लो कि ये इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो दोनों चीज पढ़ लेना। अब जैसे हम देखें हमारे पास में कि ह्यूमंस में या मतलब पूरे भूपरपटी में जो होते हैं वो दोनों में सेम एलिमेंट है। मनुष्य की कोशिका में, जीवित कोशिका में, ना सिर्फ मनुष्य की, जीवित कोशिका, कोई भी कोशिका देखा जाए, उन सारी कोशिकाओं में प्रकार जो है केमिकल कंपोजिशन सेम है, सिमिलर केमिकल, बट परसेंटेज संगठन उसका अलग अलग है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में भी ऑक्सीजन है, लेकिन सेम बराबर बराबर नहीं है। अब इसमें अगर हम देखें तो जैसे मान लेते हैं कुछ खास केमिकल एग्जांपल के लिए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन।
हमारे पास हो गया कार्बन, हमारे पास नाइट हो गया नाइट्रोजन, उसके बाद हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, कैल्शियम, ये सारे जो केमिकल मान लेते हैं कैल्शियम, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम, हाइड्रोजन, ये सब बराबर बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे अर्धग्रस्त में भी हो और आपके शरीर में भी देखा जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि क्या क्या समान है, लगभग देखो यार ऐसा है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि हम दोनों का ना कहानी क्या होती है, जैसे ह्यूमन में देखा जाए, मतलब जीव को देखा जाए, तो हमारे पास सॉइल है, ठीक है, मिट्टी है, ठीक है। अब मिट्टी से ही मिल मिलकर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, है ना। हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित जीव जंतु हैं, वो मिट्टी से ही बने हुए हैं और मरने के बाद जाते भी कहां पर हैं, मिट्टी में ही जाते हैं। तो यार दोनों में सिमिलरिटीज तो है, मतलब ये वही बात बताता है कि माटी के पुतले हो तुम और माटी में ही मिल जाओगे, समझे मेरी बात। तो सॉइल यानी मिट्टी से ही बने हो और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनके बीच में ये चक्र चलता रहता है। तो सारे संगठन लगभग ऐसा कुछ है नहीं कि जो मनुष्य में पाया जाता हो सॉइल में ना पाया जाता हो, और सॉइल में पाया जाता हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना पाया, लगभग लगभग आयरन, गोल्ड, जो जो बोलो सब, लगभग मैक्सिमम कंपोनेंट जो है वो दोनों में है, लेकिन उनका परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, तो हमें परसेंटेज पढ़ना पड़ता है। अब चूंकि हम जैव अणु की बात करें, मैं बाद में कंपेयर कर दूंगा दोनों का, लेकिन चूंकि मैं जैव अणु की बात कर रहा हूं तो तुम्हारे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, जैव अणु के बारे में कंपेयर कर दिया ना। अब ये नहीं बोला जाएगा यार कि पृथ्वी में और हम में क्या समानता है, कौन सा अणु ऐसा है वैसा, ये सब नहीं। तो जैव अणु के बारे में बता देता हूं, वो डायग्राम तुम्हें दिखा दूंगा फिर। अब जो जरूरी है तुम्हारे एग्जाम के लिए वो देखो, जैव अणु पे अगर हम देखें तो मनुष्य में बहुत सारे, अब गिनने अगर बैठेंगे तो मतलब समझ लो कि लाखों मिलियंस नंबर पे तुम्हारे पास केमिकल है, और 108 टाइप के रसायन है, वो जानते हो एलिमेंट ही है, सभी लगभग हमारे शरीर में होते ही हैं, और रेडियो एक्टिविटी को छोड़कर बाकी सारे हमारे शरीर में पाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो खासकर ये देखा जाए कि मोस्ट अबेंडेंट, सबसे अधिक कौन पाया जाता है, फिर कौन पाया जाता है, फिर कौन पाया जाता है, और फिर कौन पाया जाता है, ये हम देख लेते हैं। तो खासकर हमारे शरीर में देखा जाता है कि मोस्ट अबेंडेंट, सबसे अधिक अगर कोई रसायन देखा गया है हमारे शरीर में, सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद हमारे शरीर में किसी की संख्या अगर सबसे ज्यादा है, वो है हमारे पास में कार्बन का, या कार्बन बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, जो भी बोलो, कार्बन की है। इसके बाद किसी की सबसे ज्यादा संख्या में, तो वो है हमारे पास में नाइट्रोजन, ठीक है। कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद अगर हमारे पास सबसे ज्यादा कोई है तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद में हमारे पास में है तो वो है हाइड्रोजन। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर ये 4-5 ही हैं, तो इनके बारे में ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। देखो भाई, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, हम सिर्फ रसायन की बात कर रहे हैं, अभी हम अणु और मटेरियल सबसे अधिक नहीं आ रहा है, सबसे अधिक और अधिक से कम की तरफ में देख रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब अगर इसमें खासकर देखा जाए कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, इन सबका मेन परसेंटेज कितना है, तो सबसे ज्यादा पॉइंट पाया जाता है 66.5% करीब जो होता है वो ऑक्सीजन का पाया जाता है। ऑक्सीजन 65% हमारे शरीर में होती है, सारे कंपोनेंट्स में से 65%। वाटर को छोड़ दिया जाए तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी जो होता है ये सारी चीजें। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग 18.8 या 5% के आसपास, लगभग 18% के आसपास जो है इनकी संख्या यहां पर पाई जाती है। और लगभग 3%, क्योंकि उसमें कुछ फिक्स नहीं है, लगभग 3% के आसपास जो है वो नाइट्रोजन है हमारे पास में। परसेंटेज पॉइंट वाइज, अब ऐसा नहीं कि तुमसे मैं एग्जैक्ट तुमसे बोल देगा कि बताओ 3.3%, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो 3% के आसपास लगभग नाइट्रोजन है हमारे पास में, और उसके बाद करीब जो है वो 1 से 2% या 1.5% के आसपास कैल्शियम, और लगभग 0.5 या 0.6% के आसपास में हमारे पास हाइड्रोजन पाया जा सकता है। अब इसके बाद अब कोई है 1%, 0.1%, इससे छोटा है तो हम उसको क्या ही करेंगे जान के, तो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। ये मेन हमारा कंपोनेंट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमको याद रखना है कि सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कोई अगर मटेरियल है, अणु है, तो वो है ऑक्सीजन। हम अपने शरीर की बात करें ना यार, क्यों बात करें हम किसी और के शरीर की। अभी हम अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ के हमको कुछ खास मिलने वाला है भी नहीं,
तो इसलिए हमने धीरे 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 जो जरूरी है, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा और जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो फिर मैं तुम्हें कंपेयर तो मैं वैसे ही करा दूंगा। मतलब अगर वो चार्ट जो तुम्हारे सामने अगर एनसीईआरटी में आएगा कि बताओ कौन सा मटेरियल तुम्हारे पास में पाया जाता है, तो पढ़ने मत लग जाना कि भू प्रॉपर्टी में इतना है, नहीं, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है अपने टॉपिक के ऊपर में कि सबसे अधिक कौन है, ऑक्सीजन है, और उसकी तुलना में सबसे कम हाइड्रोजन है हमारे पास। और इसका क्रम तुमसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कौन, यही भर नहीं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की याद रखना कार्बन, नाइट्रोजन, फिर हमारे पास कैल्शियम, फिर जाके हाइड्रोजन। और तुम्हें अगर फिर भी मन करे, मतलब मेन टॉपिक मैं कह रहा हूं तो ये है वो इंपॉर्टेंट जो बोल रहा हूं मैं ये। बाकी फिर अगर तुम्हारा मन करे तो इसको पढ़ लेना परसेंटेज को कि 65% होता है और ये 18%, मतलब ऐसा 65, 18, उसके बाद 3, 1, मतलब 1.5 और 0.5%, ऐसा करते करते इसको पढ़ लेना। ये तुम्हारे पढ़ने की चीज है। अब सिर्फ समझने के लिए अगर देखा जाए तो फिर ये वाला एक बार डायग्राम हल्का सा रीड करने का है कि कौन कौन सा है। तो तुम ये करना कि ऐसा मत बनाना, अगर बनाना हो भी तो तुम अधिक से कम की तरफ में बनाना। अब देखो तुम्हारे पास यार अब सबको याद करने की कोई जरूरत नहीं, तुमसे कभी ये नहीं पूछने वाला कि मनुष्य में क्या कैसा क्या क्या, कुछ नहीं, 5-6 कंपोनेंट ही तो दिए हैं। तो देखो इसमें अगर देखते हो तो कंपेयर मत करना, क्योंकि भू प्रॉपर्टी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, चैप्टर ही बायोमोलिक्यूल है, तो जमीन के बारे में तुमसे थोड़ी ना पूछेगा, भूगोल भूगोल पढ़ा रहेगा कोई तुमको कि मिट्टी के बारे में पढ़ो, नहीं, कभी नहीं आएगा प्रश्न, याद रखना। तुमको हमेशा पढ़ना है मनुष्य का शरीर का। अब मनुष्य के शरीर में तुम्हें मैंने इसलिए बता दिया कि सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन का है 65%, उसके बाद है कार्बन 18%, उसके बाद तुम्हारे पास आया नाइट्रोजन 3.3% के आसपास, फिर आ गया तुम्हारे पास कैल्शियम 1.5% के आसपास, फिर आ गया हाइड्रोजन 0.5% के आसपास। अब इसके बाद फिर सल्फर, सोडियम, सिलिकॉन, ये तो लाइन से ही हैं, तो अगर तुम इनको भी करना चाहो तो कर लेना, लेकिन तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा। फिर तो बाकी सभी होते हैं, तो सल्फर, सोडियम और सिलिकॉन ये करना हो तो ये भी कर लेना है ना। तो ये NSA अगर बनाना हो तो एक और कर लो, N नहीं, सल्फर है ना, इसके बाद सल्फर कर लेना, सल्फर के बाद सोडियम कर लेना और उसके बाद सिलिकॉन कर लेना। 0.5%, 0.3%, 0.2%, 0.1%। याद ही अगर करना हो, रट्टा मारना हो तो रट्टा मार सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ये कंपोजिशन हो। अब ये पक्की बात है कि मान लो तुमसे अगर सिलिकॉन का भी पूछ दिया जाए तो इसके बाद तो तुमसे नहीं ही पूछेगा भाई, हो गई बात खत्म, और क्या। ठीक है, मैग्नीशियम, सॉरी यहां पर सिलिकॉन की जगह यहां पर मैग्नीशियम कर देना, फिर सिलिकॉन एकदम नगण्य है, ठीक है, यहां पर मैग्नीशियम कर देना और उसके बाद कर देना सिलिकॉन, तो ये हो गया मान लो नगण्य। अब समझ लो मैंने कुछ भी चीज छोड़ी ही नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, लगभग हर भी चीज बता दी। तो तुमको पढ़ने का बस यही है, ट्रिक बनाने का हो तो ट्रिक बना लो, कहानियां पढ़ने का हो तो कहानियां पढ़ लो, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो चीज मैंने बता दी है शुरू वाली वो जरूरी है, बाकी चीजें तुम अपने हिसाब से ध्यान से पढ़ोगे तो बन जाएगा। परसेंटेज नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बस याद रखना। ये देखो ये राव साहब बोल रहा था मैंने, CN राव साहब, इन्होंने किया था केमिस्ट्री का अध्ययन कंपैरिजन में, और कंपैरिजन के बाद बताया था कि अच्छा हाँ ये होता है। तो चलो भाई, तो कहानी समझ में आई, तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट एक बार रिवीजन कर लो, कहानियां बना लो, कॉन्सेप्ट बना लो, जो भी नहीं बने उसके बाद समझना और बताना कि सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। ठीक है, तो ट्रिक बनाने का हो सकता है OCN, OCNCA, पहला OCNCA, ऐसा कर लेना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, OCNCA। उसके बाद क्या हो गया भाई, HS ना हंसना, ठीक है, ये हो गया हंसना, और उसके बाद क्या कर दिए MG, तीसरे नंबर पे MGC, मांगी सी। ठीक है, OCNCA हंसना मांगी सी। ठीक है, हंसना मांगी सी, हम हंसना मांग रहे हैं तुमसे, ऐसा करने के जो भी तुम बनाने का बनाना है बना लेना यार, कोई बहुत बड़ी चीज तो है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन है, OCNCA, क्या बोला मैंने, OCNCA, हंसना मांगी सी। ट्रिक हो गया ये, देख रहे हो, बस यही तो कहानी होती है, और क्या। तो सबसे ज्यादा तुम्हारे शरीर में पाया जाएगा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम और फिर सिलिकॉन, ऐसा पाया जाएगा। चाहो तो तुम इसका परसेंटेज बनाओ, चाहे ना बनाओ, जो करना है करो, लेकिन पढ़ लेना एक बार ये फ्लो चार्ट। मतलब लगभग अगर आप इसको ये देखोगे ना तो ह्यूमंस में भी लगभग और अर्थकृष्ट के बराबर ही आप पाओगे।
अर्धकृष्ट में भी देखो तो 65 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा बराबर है। हाँ, लेकिन कार्बन की मात्रा यहाँ पर कम है, बाकी सब तो कम ही कम है। इनमें सिलिकॉन बहुत पाया जाता है, ठीक है, कंपैरिजन में सिलिकॉन बहुत पाया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, हर जगह की मिट्टी में अलग अलग रहता है, मिट्टी का तुम मानने की जरूरत ही नहीं यार। यहाँ की मिट्टी में सिलिकॉन, किसी की मिट्टी में आयरन, किसी की मिट्टी में कार्बन, किसी की मिट्टी में कुछ, किसी की मिट्टी में कुछ, तो ये सब थोड़ी याद करते रहेंगे हम लोग हर मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। लेकिन कोशिका में बराबरी है कि ये पाया ही जाएगा, ठीक है। याद हो गई ये मेरी बात। ये पहला पार्ट है बेटा, बहुत क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर में, ये याद रख लेना कि सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, परसेंटेज याद करना हो 65%, फिर कार्बन 18%, उसके बाद हमारे पास में नाइट्रोजन, अब आपके पास में जो हो गया वो 3% के आसपास, फिर कैल्शियम 1.5, फिर हाइड्रोजन 0.5, उसके बाद फिर आ गया हमारे पास हाइड्रोजन के बाद में सल्फर, उसके बाद सोडियम। तो सल्फर सोडियम का कोई है नहीं, 0.3, 0.2, 0.1 हो गया आपके पास मैग्नीशियम। सिलिकॉन जो है वो बहुत कम संख्या में है, तो सिलिकॉन की बात होगी। तो कोई भी बहुत बड़ा टॉपिक तो मैं अभी तक पढ़ा नहीं, और सिंपल सी चीजों में ये समझ गए कि अच्छा ये ऐसा चीज हो सकता है। अब सवाल आता है कि टिश्यू में के पास में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल होते हैं, बट हमने एनिमल सेल देखा, मान लो ये एक सेल देखा, एनिमल सेल को उठाया हमने। अब एनिमल सेल को देखने पर को एनालाइज किया, एनालाइज मतलब तो समझते ही हैं, एनालिसिस किया। अब एनालिसिस किया तो पाया अलग अलग प्रकार के केमिकल होते हैं, अलग अलग केमिकल होते हैं। अब ये अलग अलग केमिकल कौन है भाई, कौन कौन है जो अलग अलग केमिकल होते हैं? उन अलग अलग केमिकल के बारे में थोड़ी बहुत बातें हम कर लेते हैं। तो उन केमिकल्स को देखा तो कुछ अकार्बनिक है, कुछ कार्बनिक है, कुछ पानी है, कुछ ये है, कुछ वो है। किसकी थी? पत्ती थी, पत्ती लिया। और या फिर मान लेते हैं हमने एक लीवर सेल ले ली एग्जांपल के लिए, ठीक है, ऐसा 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 ले लेना, लीवर सेल ले ली, या तो ह्यूमन की ले ली या तो फिर पौधों की ले ली। दोनों को क्या किया, दोनों को सबसे पहले ना बढ़िया ग्राइंड किया। ग्राइंड मतलब समझते हो ना, ग्राइंड यानी मतलब पीस लिया, पीस लिया। और पीसने के लिए हमने मिक्सर यूज किया। और हालांकि ये ना थोड़ा सा इंग्लिश में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है जिसे अपन कहते हैं मोर्टार एंड पिस्टल। मोर्टार पिस्टल का मतलब होता है वो जो खरल होता है ना पीसने वाला, उसे क्या कहते हैं? खरल, वही सब कहते हैं। हालांकि वो सब पूछेगा नहीं जाएगा कभी तुमसे, लेकिन याद रख लेना, नीट वाले बच्चे हो, 11th वाले नहीं हो, ठीक है, या 11th वाले भी होगे तो क्या दिक्कत है, ये पकड़ के ऐसा रगड़ते रहोगे ऐसा, तो उसे मोर्टर पिस्टल कहते हैं। उसी से पीस लिए, मिक्सर से पीसो, कहीं से, आजकल कौन खरल से पीसते रहता है, लेकिन फिर भी पीस लिया खरल आदि से, ठीक है। तो इसे कई बार कह सकते हैं मोर्टार, और एक और वर्ड कहते हैं पिस्टल। सो मोर्टार एंड पिस्टल को वो कहते हैं खरल, खरल, ये याद रख लेना। खरल, खरल का मतलब वो पीसने वाले, जैसे चटनी वटनी पीसते रहते हैं वैसा खरल से पीस लिया। पीसने के समय पीस लिया किसकी सहायता से? विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हमने उसमें एसिड भी डाल दिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी डाल दिया। पहले पीस लिया और पीसने के बाद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में पीसा। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा CH3COOH, बट ट्राइक्लोरो कह रहा है तो उसमें 3 क्लोरीन आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा CCOOH, ठीक है। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला हो जाता है CCl3 मतलब Cl3CCOOH, ट्रिपल OH कर दिया क्या मैंने, सॉरी, डबल OH। ये फॉर्मूला बन गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के डालने के बाद ये बन गया उसका स्लरी। स्लरी का मतलब समझते हैं ना, स्लरी का मतलब हो गया कि उसका लुगदी बना दिया हमने। अब लुगदी बनाने के बाद क्या होगा, इस लुगदी को आगे अब हम रिएक्शन करेंगे। लुगदी लिया, फिर वही रिएक्शन हुआ। हमने एक ऐसा समझ लो एक फिल्टर लिया, फिल्टर, और फिल्टर के बीचों बीच यहां पर हमने डाल दिया कुछ मटेरियल, ठीक है। अब ये मटेरियल जनरली जो होता है ना, इसे कहा जाता है कि या तो आप इसे लेंगे चीज क्लॉथ, चीज से बना हुआ क्लॉथ, और या तो फिर इसमें डाल देते हैं कॉटन यानी रुई। कॉटन यानी क्या डाल देते हैं? रुई डाल देते हैं। रुई जो है इसको छानेगा, रुई इसे क्या करेगा? छानेगा। तो छानने के बाद क्या होता है, जो घुल गया होगा, जो बारीक पदार्थ होगा, हमें नीचे कुछ पदार्थ मिलेंगे, हमें कुछ पदार्थ नीचे मिलेंगे, और कुछ पदार्थ हमको ऊपर ही दिखाई देंगे।
यार छन्ना छानते हैं ना चाय को, तो चाय से कुछ पदार्थ ऊपर की तरफ में है, कुछ पदार्थ कहां पर है, नीचे की तरफ में। सवाल आता है कि इस लुगदी को छानने पर, ठीक है, तो यहां पर लिख लेना लुगदी को रुई की सहायता से छानने पर यदि हम उसे छानेंगे तब क्या होगा। तो जब हम उसे छानेंगे ना तो हमें दो चीजें मिलेंगी कि एक तो यार देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट, यार तुमने चाय पत्ती जो है दूध में डाली, एग्जांपल के लिए शक्कर डाला, जो कुछ भी डाला सब डाल दिया और पीस दिया, बढ़िया मान लो ग्राइंड कर दिया। पीसने के बाद अब तुम चाय छन्नी से छान रहे हो, तो जो चीज दूध में घुल गई वो चाय के साथ नीचे कप में जाएगी, और जो दूध में नहीं घुली, इलायची हो गया, लौंग हो गया, अदरक हो गया, ठीक है, इसके अलावा चाय के भी कुछ पार्टिकल्स हो गए, वो तुम्हें छन्नी में ही मिल जाएंगे। तो क्या समझ में आएगा कि छन्नी के ऊपर जो मिला है वो घुला नहीं है, दूध में नहीं घुला है या पानी में नहीं घुला है, और जो नीचे मिला है चाय के कप में, मतलब वो घुल गया है। भाई मैं तो दूध डाला था, लेकिन अब वो काला काला कैसे दिख रहा है, वो कत्था कत्था कैसे दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें इलायची का टेस्ट कैसे आ रहा है, उसमें लौंग का टेस्ट कैसे आ रहा है, उसमें अदरक का टेस्ट कैसे आ रहा है, उसमें चाय का टेस्ट कैसे आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो उसमें घुल गया है। तो जैसे ही मैंने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला तो मुझे दो पदार्थ दिखाई दिए, एक तो जो उसके साथ घुल गए तो वो तुम्हें नीचे मिलेंगे घुलनशील अवस्था में, और कुछ वो जो उसमें नहीं घुले वो तुम्हें ऊपर छन्ने में दिखाई देंगे। तो यहां पर पॉइंट आता है कि ऊपर की तरफ कौन है, ऊपर की तरफ में आपको दिखाई देगा ऐसा पूल दिखाई देगा जो अम्ल में अघुलनशील है, अम्ल में अघुलनशील, अम्ल में अघुलनशील अणु। ऐसे जैव अणु कोशिका में कुछ ऐसे अणु पाए गए जो अम्ल में घुलनशील नहीं थे, तो वो ऊपर दिखाई दिए। दूसरा, नीचे की तरफ में जो छन्ना छन गया है इसमें आपको दिखाई देगा कि यह अम्ल में घुलनशील थे बेटा जी, यह अम्ल में घुलनशील है, ये दूसरी बात नजर आई। तो अघुलनशील और घुलनशीलता कैसे पता चली, मतलब मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, जैसे मान लो तुमने चाय लिया, पानी लिया मान लो, ठीक है, पानी में शक्कर डाला और शक्कर डाला, नींबू डाला, और जो तुमको मन कर रहा है वो डाल दिया, घोल दिया उसको, ठीक है पूरा। अब घोलने के बाद उसे छानते हैं, कितना भी तुम नींबू वीबू कुछ भी बना लो, छान लिए, ठीक है। छानने के बाद क्या पता चलता है कि जो घुल गया वो छन्ने के साथ नीचे जाएगा, और अगर उसमें नींबू का टेस्ट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, शक्कर आ रहा है, तो बढ़िया है। कुछ शक्कर जो नहीं छन पाती, छन के नीचे नहीं जाती, छन्ने में रह जाती है, इसका मतलब वो घुली नहीं है। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि जो घुल गया, जो छन्ने के नीचे तुम्हें वहां पर मिल रहा है, नीचे की तरफ में फिल्ट्रेट कहते हैं उसको, फिल्ट्रेट, और जो ऊपर की तरफ में उसे रेटेंटेट कहते हैं, उसे हम कहेंगे कि वो घुला नहीं है। और जब वो घुला नहीं है तो इस तरीके से मुझे छानने पे दो पदार्थ दिखाई दिया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दो तरीके से पदार्थ दिखाई देगा। तो इसे अगर अपन देखा जाए तो ये पदार्थ आपको मिल रहा है धारिता में, धारिता का मतलब जो घुलनशील नहीं है, और ये पदार्थ जो है इसे अपन कहेंगे छनन। छनन इंग्लिश में कहा जाए तो इसे कहा जाता है बेटा जी फिल्ट्रेट, और इसे कहा जाता है रेटेंटेट, रेटेंटेट, ठीक है। तो जिसे इंग्लिश में जानना वो इंग्लिश में भी जान सकता है कि रेटेंटेट कहते हैं जो ऊपर मिलता है, धारिता बड़े पदार्थ अम्ल में अघुलनशील है, और जो अम्ल में घुलनशील है वो छनन है, फिल्ट्रेट है। अब सवाल आता है कि कौन कौन सा पदार्थ तुमको ऊपर मिला अम्ल में अघुलनशील वाले पदार्थ में, और कौन कौन सा पदार्थ तुमको मिला है अम्ल में घुलनशील वाले पदार्थ में। इन दोनों में तुम्हें कौन कौन मिला है, क्या क्या मिला है, इसको पढ़ लेते हैं। तो आइए यहां पर देखते हैं भाई कि सबसे पहले हमने यहां पर लिख लेना है अम्ल में घुलनशील में कौन कौन मिला तुमको। तो हमें यह पता चला कि जो अम्ल में घुलनशील थे, मतलब इसे अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं ना तो इसे कहते हैं बेटा जी एसिड सॉल्यूबल, ठीक है, सॉल्यूबल पार्टिकल्स, एसिड सॉल्यूबल। तो अब इसे शॉर्टकट में ना मैं हर जगह एस लिख दिया करूंगा, चल जाना, समझ जाना उसको। और इस तरफ में लिखा हुआ रहेगा अम्ल में अघुलनशील, और अम्ल कौन सा लिया है, अघुलनशील अम्ल कौन सा लिया है भाई, वो लिया है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिड इनसॉल्यूबल, ये इनसॉल्यूबल है, ये अघुलनशील है।
चलो अब इन दोनों के बारे में देखते हैं भाई कि सॉल्युबल और अनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल में क्या क्या दिखाई दिया। पता लगाया गया तो पता ये चलता है कि यहां पर सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंस दिखाई दिए, सॉरी घुलनशील है ना, क्षमा क्षमा क्षमा, जो घुल गया है वो पता चला कि सारे एकलक, या कहना चाहिए जो बहुलक नहीं थे, ये लिख सकते हो यहां पर, हो सकता है जो बहुलक नहीं थे, जो बहुलक नहीं थे वो मिले यहां पर। इसके अलावा जिनका आणविक द्रव्यमान, क्या बोला मैंने यहां पर, इसे ऐसे पदार्थ घुल गए जिनका आणविक द्रव्यमान या आणविक भार कहते हैं ना, सॉरी उसे नॉट द्रव्यमान, आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, 800 डाल्टन, तो ये तो जानते ही होंगे ना कि डाल्टन यार परमाणु भार का मात्रक है, से कम था, से कम था, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे पदार्थ तुमको वहां पर मिलेंगे जो छोटे रहे होंगे, जो छोटे रहे होंगे, जो बहुलक नहीं रहे होंगे, एकलक रहे होंगे, द्विलक रहे होंगे, ठीक है। 800 डाल्टन से इनका भार कम था, आणविक भार, वो मिले। और कौन थे वो लोग? वो ज्यादातर जो होता है बहुत सारे केमिकल, मतलब मिलियंस नंबर ऑफ केमिकल, और उन केमिकल्स में खासकर आपको दिखाई देगा अमीनो अम्ल, बहुत छोटा होता है अमीनो अम्ल। इसके अलावा आपको जो है ना ग्लूकोज दिखाई देगा। आप सभी जानते हो भाई कि ग्लूकोज जो है ना वो एकलक है, ठीक है, ग्लूकोज है। तो मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं कि सारे के सारे या तो मोनोसैकेराइड, या तो मोनोसैकेराइड, और या तो पाए जाएंगे तुम्हारे डाइसैकेराइड। मोनो और डाई इसमें पाया जा सकता है, डाइसैकेराइड ये इसमें पाया जा सकता है। तो अगर कहीं पे तुम्हें ग्लूकोज दिखाई दिया दे, तुम्हें कहीं पर सुक्रोज फ्रुक्टोज दिखाई दे, तुम्हें कहीं पर गैलेक्टोज दिखाई दे, तुम्हें कहीं पर इवन हो सकता है सुक्रोज भी दिखाई दे, तो समझना कि ये सारे के सारे तुमको कहां मिलेंगे भाई? ये सब तुमको मिलेंगे अम्ल में घुलनशील पदार्थ। और अम्ल में घुलनशील पदार्थ कौन है? अम्ल में घुलनशील पदार्थ ये है जो छनन हो गया है, जिसका जो छन के नीचे मिल गया है, छनक कह सकते हैं उसको, छनक, फिल्ट्रेट जो निकलकर बाहर आया है, जो फिल्टर होकर बाहर मिल गया है वो कहलाएगा। तो उसमें कौन कौन है? उसमें अमीनो अम्ल है, छोटे होते हैं ना अमीनो अम्ल, तो अमीनो अम्ल है, उसमें ग्लूकोज है, मोनोसैकेराइड होता है ना, तो इसलिए मैंने यहां पर मोनोसैकेराइड लिख दिया और डाइसैकेराइड। हो सकता है तुमसे क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाए, तो तुम इसको पहचानते रहना, अच्छा ये मोनो है और ये डाई है, मोनो डाई के बीच में अंतर समझ लेना। और डाइसैकेराइड के बाद, मतलब मैं अभी क्वेश्चन करवा दूंगा, चलो 2-4 में प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। डाइसैकेराइड। और कौन आ गया? इसके बाद आ जाता है इसमें आ सकता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल नहीं, न्यूक्लिक अम्ल बड़ा चीज हो सकता है, यहां पर न्यूक्लियोटाइड लिख देते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये मान लेते हैं न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद इसी में आ सकता है न्यूक्लियोसाइड, ये भी एक यूनिट ही है, बहुलक नहीं है ये लोग, तो ये भी इसी में आ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड, ठीक, ये वर्ड आ गया। और कौन आ सकता है भाई न्यूक्लियोसाइड के अलावा? और कौन आ सकता है इनमें से? तो मान लो और क्या हो सकता है, नाइट्रोजनस बेस भी मान लो, नाइट्रोजनी क्षार, ये भी मान लेते हैं। तो ये कुछ कुछ खास में सब्सटेंस बता दिया जो किसी एक कोशिका में पाए जाते हैं, कि नाइट्रोजनी क्षार भी इसमें आ सकता है, न्यूक्लियोटाइड भी आ सकता है, मोनोसैकेराइड भी आ सकता है। ये सारे के सारे पदार्थ जो हैं तुम्हें मिलेंगे कहां? मिलेंगे बेटा अम्ल में घुलनशील पदार्थ में। अघुलनशील की तरफ कौन मिलेगा? आइए देखते हैं। अघुलनशील की तरफ में ये दिखाई दिया ऑल बहुलक पदार्थ मिलेंगे यहां पर। तो जितने भी बहुलक पदार्थ हैं, बहुलक पदार्थ का मतलब ये होता है बेटा जी, इंग्लिश में कई बार लिखा हुआ रहेगा पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। क्या सब्सटेंस है? पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। तो पॉलीमेरिक मतलब बहुलक पदार्थ मिलेंगे, पदार्थ रहेंगे इसमें, होंगे, ठीक है। दूसरी बात, जिसका आणविक भार, जिसका आणविक भार 800 डाल्टन से जो रहेगा अधिक रहेगा, से अधिक रहेगा, वो बड़े बड़े पदार्थ जो है तुम्हें ऊपर दिखाई देंगे।
ठीक है, मैं इसका एक अपवाद है बताऊंगा उसके बारे में फिर, अभी आपको अलग से 800 डाल्टन से अधिक रहेगा ये है। इसमें एक अपवाद आता है, इसमें फैटी एसिड आते हैं, आपको पता है इसमें अपवाद है, यहीं पे लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाद में क्यों पढ़ना, अभी बता देते हैं। अपवाद है वशीय अम्ल, वशीय अम्ल। अब वशीय अम्ल का मतलब होता है कि यार फैट, वसा, लिपिड और क्या, रुक जाओ मैं तुम्हें इसमें लिख देता हूं वसा, ठीक है, फैटी, फैट, वसा। यह बहुलक एवं 800 डाल्टन से अधिक नहीं है, डाल्टन से अधिक नहीं है, ये पॉइंट आता है, अधिक नहीं है। ये पदार्थ ऐसा है कि जो अधिक डाल्टन का नहीं है, परंतु अम्ल में अघुलनशील, अम्ल में अघुलनशील होता है, ठीक है, इसलिए तुम्हें ऊपर वाले पदार्थ में मिलेगा, जबकि है ये छोटा, जबकि है ये छोटा। यही लाइन यहां पर दिखती है कि यार ये असल में ना बहुलक भी नहीं है और 800 डाल्टन से भी अधिक भी नहीं है, मतलब कायदे से इसको आना चाहिए था छनक में, माइक्रो वाले छोटे छोटे पदार्थों में आना चाहिए था, लेकिन ये बड़े बड़े वृहद पदार्थों में आया, ठीक है। इसमें याद रखना, इसमें सूक्ष्म वाले पदार्थ आएंगे, सूक्ष्म, ये अलग से लिख लेना, यहां पर जितने भी पदार्थ हैं वो सूक्ष्म अणु आएंगे, सूक्ष्म जैव अणु, ठीक है, ये वर्ड आने वाले हैं। और यहां पर जो पदार्थ आएंगे उसमें याद रखना वृहद अणु आएंगे, वृहद जैव अणु आएंगे, लेकिन है ये सूक्ष्म, लेकिन आता ये वृहद में, क्योंकि अम्ल में घुलनशील नहीं है, घुल नहीं पाता, इसलिए ऊपर ही मिल गया इसको। ये अपवाद 2-3 बार और बताऊंगा, ध्यान रखना इसका, ठीक है, कि वसा है छोटा, वसा है छोटा, बहुलक भी नहीं है, बहुलक तो ये वसा होता ही नहीं कभी भी, ये तो तुम्हें पाचन वाले चैप्टर में भी हमें पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि यार वसा जो है ना वो बहुलक नहीं है, वो एकलक ही है, वो बड़ा होता है, पदार्थ बन जाता है, बड़ा दिखता है, अम्ल में अघुलनशील होता है, और क्या करता है ये मिल मिल करना इकट्ठा ऐसा स्कंदित सा हो जाता है एक जगह पे, मतलब रहेगा बड़ा, ऐसा मतलब इकट्ठा, मतलब वो क्या होता है, जैसे मान लो तुमने चौक का ढेर है, दिखेगा बड़ा पर भारी थोड़ी ना होता है, वैसे ही जैसे स्पॉन्ज लगेगा भरा हुआ लेकिन है हल्का, वैसे टाइप का ये भी है कि यार भार भी कम है, बहुलक भी नहीं है, लेकिन सारे छोटे छोटे पदार्थ स्कंदित होकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, अम्ल में घुला है नहीं, तो इसलिए लगता है कि ये पदार्थ बड़ा है, पर है नहीं वो पदार्थ। तो आता कौन है इसमें, तो खासकर देखा गया है इसमें आते हैं प्रोटीन, इसमें खासकर आपको मिलेगा प्रोटीन, इसमें खासकर मिलेगा आपको पॉलीसैकेराइड यानी बहुशर्करा, पॉलीसैकेराइड, ये खासकर आपको इसमें दिखाई देगा। इसके अलावा आपको दिखाई देगा बेटा जी न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल ये खासकर आपको दिखाई देगा यहां पर। ये 2-3 पदार्थ जितने भी बहुलक हैं, हमारे शरीर में बहुलक बहुत कम ही होते हैं, ठीक है, 2-3 बहुलक ही है, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है, न्यूक्लिक अम्ल है, ये सारे बहुलक जो है तुमको पाए जाएंगे किसमें, अम्ल में अघुलनशील वाले भाग में। तो ये सबसे बड़ी बात हो गई जनाब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम पूछो मत, हर साल मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर कहीं ना कहीं से तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमेशा कहीं ना कहीं से तुमसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूक्ष्म, तो ये लाइन फिर और देखेंगे एक बार हम लोग, लेकिन फिलहाल ये जो बात आ गई सूक्ष्म अणु और जो है बहुलक पदार्थ के वृहद अणु बात आ गई कि अणु 2 प्रकार के हैं, एक बड़ा और एक छोटा। अपवाद बस यहां पे एक ही आती है, अपवाद आता है हमारा फैट, वसा, ये वसा बस अपवाद के तौर पर है, बाकी सारे कोई अपवाद में नहीं है, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। डन, क्लियर हो गया पॉइंट, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दिमाग में नहीं आना चाहिए कि कहां पर कोई मिस्टेक है। चलो एक फ्लो चार्ट और बना देंगे, लेकिन उससे पहले तुम इसके ऊपर में चीजों को बढ़िया से पढ़ के रखो, ठीक है, कि कौन क्या क्या हो सकता है। ये पदार्थ अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को इसको ध्यान पे रखने का है कि कहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब जैसे मान लो ये चीज हम पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर कुछ हमें, मान लो हमें इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाने, ठीक है, कि मान लो एक सेल को पकड़ते हैं और देखते हैं कि आज सेल में क्या क्या है, कौन किस में आएगा, तो मतलब तुमसे किस किस टॉपिक में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो एक प्रैक्टिस ही करवा देते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छा बढ़िया तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। अब जैसे मान लो कोई कोशिका है, सेल है,
उस कोशिका में कितने पदार्थ हो सकते हैं और क्या क्या हो सकता है, और उसमें से वो क्या घुलनशील में आएगा, क्या घुलनशील में आएगा। मान लो तुम एक लीवर की कोशिका उठा ली, ठीक है। अब मान लो तुमने एक कोशिका उठा ली, एक ये प्लांट की कोशिका है मान लो ये, ठीक है। तो प्लांट की कोशिका में क्या होता है, बाहर की तरफ सेल वॉल है, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके पास में यहां पर जो है वो केंद्रक है, ठीक है। इसके पास यहां पर केंद्रक है, और इस केंद्रक में एक और चीज हो सकती है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर तो पदार्थ होंगे ही होंगे, क्रोमेटिन ऑगमेटिन ये सब रहेगा। इनके पास कुछ और अंगक पाए जाएंगे। अंगक कौन सा बना दो, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ठीक है, अंगक बना दिए, और अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट है। तो खासकर यही चीजें तो होती हैं, और क्या होती है। तो सबसे बाहर की तरफ में हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट आ गया, मान लो हमारे पास यहां पर प्रेजेंट रहेगा साइटोप्लाज्म, है ना, ये पाया जाएगा साइटोप्लाज्म। ये हो गए हमारे अंगक, ये हमारे हो गए अंगक, और कुछ पाया जाएगा, ये हो गया सेल वॉल साइटोप्लाज्म, ये हो गया हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। अब तुम्हें एक कोशिका पकड़नी है मान लो, ठीक है। तो तुम्हें कोशिका में बस इतना जानना है कि कौन किससे बना हुआ है, कौन किससे बना हुआ है और कौन किस में आएगा, कौन किस किस चीज में आ सकता है। तो ये पूछा जाएगा। जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए कि सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो सेल वॉल जनरली सेलुलोज की, पेक्टिन की, है ना, या फिर इसके अलावा काइटिन की, और ये सारे के सारे क्या हैं, तुरंत पूछ याद रखना, ये सब के सब बहुलक है। तो ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि सेल वॉल जो है ना, या तो सेलुलोज की बनी होगी, प्लांट की है तो, या तो बनी होगी काइटिन की, अगर पौधों की बनी हुई फंगस की है तो, और ये दोनों जो है याद रखना ये पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। तो तुम्हें क्या समझ में आया भाई कि पॉलीसैकेराइड की अगर बनी हुई है, सैकेराइड की बनी हुई है, तो ये किस में आएगा, शॉर्टकट में लिख दूं, शॉर्टकट में लिख देते हैं एसिड में, इनसॉल्युबल की सॉल्युबल, इनसॉल्युबल आएगा, ये मिल जाएगा तुमसे, जवाब हो गया एसिड इनसॉल्युबल। अब मान लो तुमसे साइटोप्लाज्म में लिखा हुआ है, तो यार साइटोप्लाज्म में तो सब चीजें आ सकती हैं, तो साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों में आ सकता है। साइटोप्लाज्म में चीजें क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म दोनों में हो सकता है, दोनों में हो सकता है, इसमें तो अलग अलग पदार्थ हैं तो ये दोनों में हो सकता है। जैसे अमाइनो एसिड है तो वो सॉल्युबल में आ जाएगा, या फिर मान लो कोई प्रोटीन है तो इनसॉल्युबल में आ जाएगा, तो अपने हिसाब से है। प्लाज्मा झिल्ली ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है ना, ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। तो यार ये फॉस्फोलिपिड में अगर आंसर आता है तो ये जनरली आपको क्या बताया जाएगा, फॉस्फोलिपिड भी है, इनके पास कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इनके पास प्रोटीन्स भी होते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो भी दोनों आंसर आएगा, ठीक है। अंगक आ गए, तो ये अंगक अगर सारे के सारे हैं तो याद रखना ये हमेशा एसिड इनसॉल्युबल में ही आएंगे, इनसॉल्युबल में ही आएंगे। ये अम्ल में अघुलनशील, इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपनी कोशिकाओं के आधार पर पॉइंट पढ़ लेना और कहानियों को बनाना। अब जैसे मान लो तुम्हें कोई भी कोशिका अंग, मतलब एग्जांपल देते हैं, चलो प्रैक्टिस करते, तुमसे क्वेश्चन आएगा, मान लो कि कौन किस में आता है उसके बारे में बताओ, सबको फटाफट सबके बारे में अगर हम पूछा जाए तो तुम कौन किस में आता है ये तुमसे पूछ दिया जाए तो तुम किसको किसको किस में बताओगे, अपने हिसाब से प्रैक्टिस फटाफट कर लेना, ठीक है। ये बात याद रख लेना कि कौन किस में आ सकता है। बाकी मैं तुम्हें डाल्टन की कॉन्सेप्ट वगैरह समझा चुका हूं। तो अगर तुमसे अगर मान लो प्रैक्टिस में करवाया जाए, जैसे मान लो हो गया मान लेते हैं सेल्यूलोज, मान लो एग्जांपल के लिए, ठीक है, सेल्यूलोज। तुम्हें यह पहचानना है कि सेल्यूलोज जो है वो है क्या। तो याद रखना सेल्यूलोज जो है ना वो बहुलक है। किसका बहुलक है क्या आपको पता है, बहुलक है उसका ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज का बहुलक है तो यार डेफिनेटली किस में आएगा, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल एसिड इन, अरे यार फुल फॉर्म लिखूं अब मैं, शॉर्टकट में कुछ ना बना ले इसका, एसिड इनसॉल्युबल पार्टिकल, एआईपी लिख दिया मान लो मैंने, ठीक है। ये एसिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है सेल्यूलोज। और बताओ ग्लाइकोजन क्या है, ये बहुलक, ग्लाइकोजन क्या है, बहुलक है, ये भी ग्लूकोज का ही बहुलक है, ये भी किस में आएगा, एआईपी इनसॉल्युबल में आएगा। ग्लाइकोजन के बाद मान लेते हैं स्टार्च, ठीक है, मान लो क्या आ गया, स्टार्च क्या है, बहुलक है, किसका, ये भी ग्लूकोज का ही है, तो ये भी किस में आएगा, इनसॉल्युबल में आएगा,
ठीक है। इसके अलावा मान लेते हैं आपके पास में आ गया पाल्मिटिक एसिड, एक एग्जांपल आते हैं, पाल्मिटिक एसिड, वही है, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या है भाई, तो पाल्मिटिक जो होती है वो फैटी एसिड है, ठीक है। तो फैटी एसिड किस में आएगा भाई, फैटी एसिड जो आएगा वो आएगा आपका मतलब ये भी इनसॉल्युबल में आएगा, है ना, ये घुलनशील थोड़ी ना होता है, ऊपर ही रह जाता है ये भी। इसके अलावा तुम्हारे पास में और आ गया, मान लो तुमसे पूछ दिया, मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, मैं पढ़ाया था ना, अंतःप्रद्रवी जालिका तुमको कहां मिलेगा, तो यार अंगक है, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या है, अंगक है ना। तो मान लो तुम्हारे पास में अंगक है, तो ये किसमें आएगा, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल प्रोटीन है। अब जैसे मान लो तुमसे लिखा हुआ है कहीं पर सैरिन, ठीक है, तो सैरिन का नाम अगर नहीं सुने हो तो सुन लो यार, कि ये एक प्रकार का ना अमीनो अम्ल है, ठीक है, इसीलिए टॉपिक है, बाद में डिटेल करवाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, अमीनो अम्ल है, तो पहचानना सीखो कि सैरिन अमीनो अम्ल है। कोई भी अमीनो अम्ल आएगा तो वो आएगा एसिड सॉल्युबल पार्टिकल्स में आएगा, और सॉल्युबल पार्टिकल का मतलब समझ गए ना, घुलनशील होता है। क्या होता है एसिड में, घुलनशील होगा ये, एएसपी लिख दूंगा इसको अगली बार ट्रिक में, ठीक है, एएसपी सॉल्युबल प्रोटीन, और ये इनसॉल्युबल है, देख रहे हो इस बात को। सेरिन के अलावा और कहीं लिख देते हैं, मान लो इंसुलिन एग्जांपल के लिए मान लो लिख दिया, ये सब तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ने मिलेंगे, और यहां नहीं तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें चैप्टर में मिलेंगे। क्या है, प्रोटीन है इंसुलिन, क्या है ये, प्रोटीन है, तो प्रोटीन किस में आएगा, प्रोटीन हमेशा एसिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। तो ये ऐसे जितने क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएं, जहां जहां पे पूछे जाएं, तुम इसको बनाओ। मान लो टीआरएनए दिया हुआ है, क्या है ये टीआरएनए, टीआरएनए के बारे में तुम्हें हल्का हल्का नहीं पढ़ा है शायद अभी, है ना। तो टीआरएनए खुद राइबोसोम है, आरएनए है और प्रोटीन है। टीआरएनए किससे मिलकर बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन है। तो आरएनए और प्लस प्रोटीन जिसके पास दोनों एक साथ हो तो पक्की बात है ये किस में आएगा, अघुलनशील में। किस में आएगा, अघुलनशील में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप इसे एआईपी लिखना, एसिड इनसॉल्युबल प्रोटीन्स। जो भी तुमसे मतलब जितने मन करे वो बनाना, यहां पर मतलब ऐसा करते चले जाना, वो अपने हिसाब से बनता चला जाएगा, जितने बनाते चले जाओगे उतना समझ में आएगा। मान लो तुमसे कहीं पर प्लाज्मिड लिख दिया हो गया, अब प्लाज्मिड को अगर तुमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया में ये डीएनए है, और अगर डीएनए है तो यार ये तो एसिड इनसॉल्युबल प्रोटीन्स में ही आएगा, पार्टिकल्स में आएगा, अघुलनशील ही है, न्यूक्लिक अम्ल है ना प्लाज्मिड, तो डीएनए तो न्यूक्लिक अम्ल है, तो वो अघुलनशील में ही आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो तुम्हारे हिसाब से मान लो पूरे आयंस, ये चीज एक चीज लिख लेना यहां पर, मैं हमने नहीं लिखा, कभी तुमसे आयंस पूछ दिया जाए, आयंस तुमसे मान लो कभी आयन पूछ दिया जाए, तो सारे के सारे आयन जो है ना वो घुलनशील में ही आएंगे, ठीक है। मान लो जैसे लिख दिया हो जाए कि सल्फेट SO4 माइनस या -2 जो भी होगा तुम्हारा देख लेना, है ना, SO4 माइनस लिखा हुआ है आयन से, तो ये अगर आयन है तो आयन की कहानी हमेशा याद रखना, एसिड सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होगा। एसिड सॉल्युबल पूल वो ऐसे पूल में मिलेगा जहां पर वो सॉल्युबिलिटी रहे, घुला हुआ अवस्था में रहे, ठीक है। मतलब लगभग जितने भी प्रॉपर्टीज हो सकती थी मैंने तुम्हें यहां पर बता ही दिया। मान लो जैसे एग्जांपल के लिए कहीं पर और लिख दे, सोडियम, क्या है सोडियम, आयन है ना, तो किस में आएगा, एसिड सॉल्युबल पूल में, जहां घुला हुई अवस्था में रहेगा। और कुछ जो तुमको मन करे लिखो, पूरी बुक में खोजो, जहां तुम्हें जो समझ में आए, जो अपने हिसाब से लगे बस को पहचानो, कौन किस में आता है, अंगक है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, अमीनो एसिड है, कौन है, पहचानो। पहचान लोगे कहानी बन जाएगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न यहां पर बनता है और हमेशा पूछा जाता है, अगर इसे तुमने कंप्लीट कर लिया मतलब तुम्हारा यहां पर बढ़िया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा ग्लूकोज का, हमने कर लिया ना, नहीं किया, ग्लूकोज कर लो, चलो ग्लूकोज क्या है। अब ग्लूकोज क्या है भाई, मोनोसैकेराइड, एकलक है, एकलक है, तो अगर ये एकलक है तो सॉल्युबल पूल में आएगा। मान लो तुम्हें कहीं पर सुक्रोज लिखा हुआ है, अब सुक्रोज के बारे में क्या जानते हो, नहीं जानते हो तो जानोगे इस चैप्टर में, पहले से पढ़ लो यार थोड़ा बहुत। सुक्रोज क्या है, द्विलक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, तो द्विलक किस में मिलेगा, एसिड सॉल्युबल पूल में, घुलनशील अवस्था में मिलेगा।
तो इनसॉल्युबल और सॉल्युबल ये तुम्हें खुद से खोजना है कि कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां कहां पर चीजें होंगी, और जितना बेहतर तरीके से तुम्हें ये समझ में आएगा उतना ही अच्छा तुमसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये वर्ड आ गया। और एक आध वर्ड और लिख लेना यहां पर। जैसे एग्जांपल एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ रहता है, खासकर पूछा जाता है, ऐसा मान लो क्यूटिन। ठीक है, क्यूटिन वर्ड है ये, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2-3 शब्दों जगह पे दिखाई दिया। क्यूटिन, क्यूटिन क्या है भाई? सैकेराइड है, बहुलक है, बहुलक है ये। ठीक है, क्यूटिन जो है वो बहुलक है, किसमें मिलेगा? एसिड इनसॉल्युबल प्रोटीन में। ठीक है, बहुलक है ये, इनसॉल्युबल प्रोटीन में मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें और कहीं पे कुछ भी लिखना, मान लो खासकर तुमसे मिल जाएगा तो मान लो काइटिन लिखा हुआ है। काइटिन क्या है यार? ये भी शुगर है, बहुलक है, ये भी बहुलक है। ठीक है, ये सब इस चैप्टर में तुम्हें खोजने मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल में आएगा। ऐसे एक और लिखा हुआ रहेगा, इन्यूलिन। इन्यूलिन, इन्यूलिन भी बहुलक है, और ये बहुलक है फ्रुक्टोज का। ये पॉइंट याद रख लेना, मैं जो बोलते जा रहा हूं याद रखना, फ्रुक्टोज का बहुलक है ये। और जब ये फ्रुक्टोज का बहुलक है तो किसमें मिलेगा? एसिड इनसॉल्युबल पोल में मिलेगा। ये सारे के सारे ग्लूकोज के बहुलक है, ये दोनों, ये तीनों के तीनों जो है ग्लूकोज के बहुलक है, ये भी लिख लेना, ग्लूकोज के बहुलक है। बाकी कहानियां आगे पढ़ते चलेंगे, लेकिन चैप्टर की शुरुआत ही एकदम रॉकिंग स्टाइल में करोगे तो तुम्हें ये बढ़िया दिमाग में बैठते चले जाएंगे कि हाँ यार ऐसा 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 हम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे चीजें हमें बननी चाहिए। तो ये है हमारा बायोमोलिक्यूल की शुरुआत, जिसमें हम लोगों ने ये चीजें देखी कि कौन क्या कैसा कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल्स हमारे पास में हो गए, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोगों को ध्यान से समझ के रखना है कि ये कैसा दिख रहा है, कैसा है, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान पे रख लो, यहां पर एकदम क्लियर कट याद रख लो, कहीं पर भी कोई चीज तुम्हें परेशानी में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब एक चीज और, अब एक चीज और इसमें ऐड कर लेते हैं, एक फ्लो चार्ट और बता देता हूं आप लोगों को। कई बुक में आपको ना 2 शब्द और लिखे हुए रहेंगे कि जो तुम्हें नीचे मिल रहा है वो सूक्ष्म अणु है, मतलब बायो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल, ये कहानी बनती है। तो मान लेते हैं एक टॉपिक आता है बेटा, मैं फ्लो चार्ट बता देता हूं जल्दी से, वही एक टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। हमने देखा जैव अणु, अब जैव, ठीक है, तो जैव अणु हमारे पास में है। अब जैव अणु को हमने 2 तरीके से देखा है ना, हमने पहचाना 2 तरीके से। एक तो देखा हमने यार कि अम्ल में घुलनशील, अब इन्हीं का शब्द का मतलब ढूंढते चलेंगे। ठीक है, अम्ल में घुलनशील पहला हमने देखा। जो अम्ल में घुलनशील था उसके बारे में तुमसे दूसरा वर्ड पूछा जाएगा कि यह बहुलक नहीं था। बहुलक नहीं था का मतलब होता है कि वो एकलक हो सकता है, द्विलक हो सकता है, लेकिन बहुलक नहीं था। तीसरी बात आती है कि कई बुक में इसे ना 1000 डाल्टन लिखा हुआ और कई बार में 800 डाल्टन है, तो हम एनसीईआरटी को ज्यादा मानते हैं तो ऑल्सो डाल्टन से कम आणविक भार लिख देते हैं, कम आणविक भार लिख देते हैं। तीसरी बात आती है कि ठीक है कम आणविक भार का ये होता है। इसके बाद यहां पर हम आता है कि इसमें हम आ जाएगा, अम्ल में घुलनशील था ना ये, हाँ, तो अम्ल में अघुलनशील, ये चीज मैं लिख चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार लिख रहे हैं, कारण है बताता हूं एक मिनट। ये बहुलक रहेंगे, बहुलक रहेंगे। उसके अलावा क्या बोला था मैंने, ये 800 डाल्टन से अधिक, 800 डाल्टन से अधिक रहेगा। एक लाइन याद रख लेना, इस वजह से जैव अणु के इस खंड को जहां पर ये होता है इसे अपन कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल्स, इसे हम कहेंगे जैव सूक्ष्म अणु। इस बार जो अणु है वो सूक्ष्म अणु है। ठीक, ये बात हो गई। और यहां पर वर्ड आ जाता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोला मैंने, इसे मैक्रोमोलिक्यूल कहा, मतलब इसे हम कहेंगे जैव वृहद अणु। वृहद अणु, ये अणु जो है वो कैसा है बेटा, वृहद अणु है, वृहद अणु। अब बस मैं तुम्हें यह बता दूं कि एक अपवाद है, उस अपवाद को लिख लो।
ठीक है, यहां पर एक वर्ड आता है इसमें, इस हिसाब से तुम्हें सिर्फ एक चीज अच्छे से समझ में नहीं आएगी, अपवाद वशा। अपवाद क्या है? वशा। आणविक भार 800 डाल्टन से कम, 800 डाल्टन से कम, परंतु वृहद अणु के साथ में मिलता है, अम्ल में अघुलनशील है, अम्ल में अघुलनशील है। और इस वजह से ये परिभाषा जो है ना, इसके हिसाब से सटीक नहीं बैठती, बाकी सारे के लिए एकदम परिभाषा एकदम सटीक है, कहीं पर कोई मसला आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहां पर बढ़िया से बन जाएगा। ये जैव अणु है, ये कहानी है, इन कॉन्सेप्ट को बढ़िया से याद रखना। अब हमें ये जानना है कि असल में ये जैव अणु में कौन कौन है, कितना हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो हम उठाते हैं अब जैव अणु। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, ये देखते हैं। तो अगर अपन देखें कि जैव अणु में सबसे ज्यादा मात्रा में कोई है तो वो तो है वाटर। तो वाटर को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि वाटर जो है वो 70 से 90% तक तो पानी ही है भाई। तो इसको छोड़ दो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। वाटर के बारे में क्या पढ़ोगे तुम? वाटर का मॉलिक्यूल H2O, खत्म, उससे ज्यादा और कुछ है क्या? नहीं। तो फिर उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरी मात्रा में हमारे पास सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो है प्रोटीन। तो पहले उनका पॉइंट याद कर लो, फिर परसेंटेज भी पढ़ लेंगे। प्रोटीन के बाद जो हमारे पास तीसरी सबसे बड़ी चीज है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं, न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। संख्या भी पढ़ेंगे उसका। वो यही है। तो मेन तौर पर कौन कौन हो गया? प्रोटीन है सबसे ज्यादा, फिर न्यूक्लिक अम्ल होगा, फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा, फिर लिपिड होगा और फिर आयन होगा। कितना कितना? तो इसमें से 10 से 15%, बहुत बोल दिया मैं, 10 से 15% इतना ही वैल्यू है प्रोटीन का। इससे ज्यादा प्रोटीन नहीं पाया जा सकता। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में कहा जाएगा तो आप कहना कि 5 से 7% तक हो सकता है न्यूक्लिक अम्ल। ये डेटा एनसीईआरटी का मैं फ्लो चार्ट बता दूंगा। 3% के आसपास लगभग कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, मात्र 3%, इससे ज्यादा नहीं। और फिर उसके बाद लिपिड आयन, तो ये सब सिंपल है, 2%, 1%। तो मतलब तुम्हें कौन कौन को याद करना है? सिर्फ प्रोटीन और आपका न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन याद रखना 10 से 15, ये 5 से 7, बाकी 3, 2, 1, खत्म। कैसे करोगे? तो ट्रिक बना लेना, सबसे ज्यादा प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक अम्ल, फिर उसके बाद हमारे पास में कौन है भाई? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद कौन है हमारे पास में? कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारे पास लिपिड, लिपिड के बाद कौन है? आयंस। ये 5 लोग हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है यहां पर? PNCLI या पेंसिल। पेंसिल ट्रिक बन गया इसका, लो पेंसिल, पेंसिल, PNCIL, पेंसिल। ठीक है, तो पेंसिल में सबसे ज्यादा प्रोटीन, मतलब तुम्हें अगर परसेंटेज भूल भी जाए एक बार को लेकर, मान लेता हूं, चलो ठीक है, तो तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन सा है। ठीक है, तो तुम्हें ये भूलना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन सा है। तो याद रखना कि सबसे ज्यादा प्रोटीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन कह रहा हूं, नाइट्रोजन कह रहा हूं, सॉरी, प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक अम्ल, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद लिपिड और उसके बाद आयंस। ट्रिक बना लेना। परसेंटेज का कोई खास मसला नहीं आता, मुझे नहीं लगता कल परसेंटेज पे सवाल पूछे जाएंगे। परसेंटेज तो इसलिए बता दिया कि ताकि तुम्हें सांत्वना मिल जाए कि यार ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ये इसलिए हमने इसको पढ़ लिया। ठीक है, तो वो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हमारे पास लिपिड और उसके बाद आयंस। परसेंटेज आपके सामने है, ये पढ़ लेना, ये एनसीईआरटी का डेटा है, ध्यान से देख लेना, एक बार समझ लेना। और मेरे हिसाब से तो वही है कि आप लाइन से लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 70 से 90% है पानी है, प्रोटीन है 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%, आयन 1% के आसपास में है। आप इसे याद रख लेना। ठीक है, चलो, तो इतना आज का टॉपिक हो गया। बाकी कहानियां फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, फिर बायोमोलिक्यूल्स वगैरह वगैरह, और फिर एक नई चीज आएगी जिसे अपन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। आज का पहला टॉपिक तो यही तो मैंने कहा था कि एसिड सॉल्युबल, इनसॉल्युबल आज याद करवा दूंगा पक्का।
फिर नेक्स्ट क्लास में अभी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, वो एक अलग चीज है तो पहले पढ़ लो, फिर अमाइनो एसिड, प्रोटीन, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे आगे चीजें पढ़ेंगे। चलो, तो 1 मिनट रिवीजन में आज मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया, उसको चीजों को पढ़ लेना, ध्यान लगाना कि आज मैंने आपको सिर्फ अम्ल में घुलनशील अघुलनशीलता वाली चीज पढ़ाई है और उसी के इर्द गिर्द कहानियां गढ़ी है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं एक। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक जीवित ऊतक के अध्ययन के दौरान कौन सा यौगिक अम्ल विलय अंश में मिलेगा? अम्ल के विलय अंश में, विलय घुले हुई अवस्था में कौन है? प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसैकेराइड या मोनोसैकेराइड? घुलनशील बोल रहा है, लगाओ हिसाब, मोनोसैकेराइड। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो अघुलनशील वाले पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया दूसरा, निम्न में से कौन द्वितीयक उपापचय के साथ ड्रग्स भी है? अभी ये हम चीज नहीं पढ़ पाए, इसको हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है और आपको बताएंगे फिर कि कौन है द्वितीयक उपापचय के साथ ये ड्रग्स भी है, ये कौन हो सकता है। चलो फटाफट आंसर दो, इसका क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट आंसर देना है, भूलना नहीं है। ठीक है, वैसे फिर भी कुछ भी ट्रिक मार दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कि वो ड्रग्स भी है और कभी कभी जो है ना वो मेटाबोलाइट्स भी यहां पर काम करता है, बताओ। ठीक है, तो हालांकि इसको अभी हम नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब बताऊंगा मैं। कौन कैनाबिलिन ए जो है ये कीमोथेरेपी में काम आता है, डाइटरपेंस ये टर्पेंटाइन आता है, रिसेंट ड्रग्स है और मतलब ड्रग्स के साथ मतलब सॉरी जहर है, और विनब्लास्टिन जो है ना यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा ड्रग्स है जो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे याद करवा दूंगा तुम्हें कि क्या होता है ये, तब तक समझ लो, नेक्स्ट क्लास में ही है, कोई बड़ा मसला तो है ही नहीं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। मानव शरीर में तत्वों के मिलने का क्रम क्या है? सबसे ज्यादा कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन? बोला था मैंने पहले से याद करने के लिए, कौन है भाई? तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब इसमें बताओ कि कौन है, हाइड्रोजन ज्यादा है कि नाइट्रोजन? डेफिनेटली नाइट्रोजन, पहला आंसर। बोला था ना ONCC ए, उसके बाद N और H, फिर उसके बाद आता है H ना हंसना ऐसा करके फिर हमने पढ़ा था, तो वो है ऑक्सीजन 65, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, ये आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सबसे प्रचुर अंतरकोशिकीय धनायन कौन सा है? इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा अंतराकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धनायन इनमें से कौन सा है? ये आंसर आपको बताना है। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा अंतरकोशिकीय धनायन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो वैसे तो जैसे अपन पढ़ना चाहें तो ये अपन पदार्थ को देखते हैं कि कैल्शियम होता है, पर कोशिका के अंदर बोला हुआ है, इसलिए याद रखना कि कोशिका के अंदर मटेरियल में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ हो सकता है, बताना है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा था कि अगर आपकी कोशिकाओं के पोषण पे आएगा तो वो कैल्शियम है, पर अंतराकोशिकीय धनायन तो कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो है पोटेशियम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोटेशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अभी हम इसको पढ़े नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना कि कौन कैनाबिलिन ए क्या है। कौन कैनाबिलिन, अभी हम इसको पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में लाएंगे इसको, लेकिन फिर भी अब आ गया है ऑप्शन तो बना ही लेते हैं। लेक्टिन्स है, वर्णक है, एल्केनॉइड्स है, वाष्पशील तेल है, कौन है आप इसे बताइए यहां पर। ठीक है, कौन कैनाबिलिन ए इनमें से किस में आता है? कौन है कौन कैनाबिलिन ए? ठीक है, जवाब बताइए सबसे पहला इसमें से आंसर जो भी होगा, टिक मारो, तुक्का अपने हिसाब से जो मार सकते हो मार दो, और क्या। ठीक है, तो असल में कौन कैनाबिलिन ए लैक्टिन्स है। ठीक है, क्या है? लैक्टिन्स है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल की नई कहानियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और नया टॉपिक पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, होप सो समझ में आया होगा। बेसिक समझ में, पहली क्लास बहुत स्लो हम गए हैं, कारण ये है कि एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर टॉपिक अच्छा लगेगा।